ठीक है। गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम शुरू करने जा रहे हैं जीएस के सेकंड पेपर पॉलिटी को। और जीएस के सेकंड पेपर की अगर आप बात करेंगे तो जीएस के सेकंड पेपर के अंदर कि जीएस का जो सेकंड पेपर होता है, बच्चे जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग का मुझे 10-5 मिनट चाहिए, पूरा इंट्रोडक्शन कवर कर लें, उसके बाद इतना मैं आपको बता देता हूँ। क्लास लेने के बाद अलग अलग टीचर अलग अलग अपना पढ़ाएंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको 99% डाउट नहीं आएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अगर कोई जान पहचान का बच्चा भी है मार्केट में या कुछ है तो आप उससे फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उससे आपको ध्यान रखना है जीएस का सेकंड पेपर, कि जीएस का जो सेकंड पेपर रहता है बच्चे, जीएस के सेकंड पेपर की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लाइव चल रहा है तो इसमें हो सकता है कुछ बच्चा यूपीएससी सीएससी के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहे, तो हम स्टार्टिंग फाउंडेशन बैच है ना, मेंस प्लस प्रीलिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर जीएस के सेकंड पेपर की अगर आप बात करते हैं तो जीएस के सेकंड पेपर के अंदर आपका पॉलिटी, आईआर, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ साथ सोशल जस्टिस ये रहता है। और लास्ट में एक गवर्नेंस रहता है, कि गवर्नेंस रहता है। ये जीएस के सेकंड पेपर में रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर का एग्जाम देखा हो, यूपीएससी सीएससी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जाम, यूपीएससी सीएससी का एग्जाम अगर आपने लास्ट टाइम का देखा हो तो जीएस का जो सेकंड पेपर था, इस जीएस के सेकंड पेपर के अंदर आपको बता दें, जीएस का जो सेकंड पेपर था, इस जीएस के सेकंड पेपर से 35 क्वेश्चन जीएस के पेपर में, 100 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन जीएस के सेकंड पेपर से आए थे। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, आप पेपर देखिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे। दूसरी चीज क्या है, आपको जो बताया जाता है, देखिए पहली चीज क्या है ना, सिलेक्शन के लिए केवल पढ़ते रहना जरूरी नहीं है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डे कर रहे हैं कि नहीं। एक प्रेसिडेंट चल रहा है, या फिर कोई भी पीएम चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर चल रहा है, गवर्नर चल रहा है, फाइनेंशियल कमीशन चल रहा है, या फिर इसके साथ साथ है ना पार्लियामेंट चल रही है ना, हाउस ऑफ द स्टेट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो आप जैसे हमने यहाँ पर शुरू करवाया पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट जैसे शुरू करवाया तो पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट भी आता है, लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है। तो लोकसभा अगर क्लास में चल रहा है तो लोकसभा जब कंप्लीट हुआ तो लोकसभा के लास्ट ईयर, लास्ट 10 इयर्स की अगर आप बात करेंगे, अगर लोकसभा से 70 या 50 क्वेश्चन आए हैं तो आपको 7 का 7 दे दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? इससे ये रहेगा कि जैसे जैसे आपका असाइनमेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रैक्टिस पर डे होता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस एक अलग आ जाएगा। और आपको एक बात बताता हूँ, राजस्थान पीसीएस का भी है क्या कोई बच्चा? राजस्थान पीसीएस से भी है, ठीक है। राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हाँ दे सकते हैं। हाँ यूपी बिहार रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा जैसे क्लास चलती है ना, ध्यान रखिएगा। 4 बजे का शेड्यूल रहेगा तो 4 बजे प्लीज क्लास में कंटिन्यू करिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर वे में पढ़िए, स्मार्ट तरीके से, थोड़ा सा है ना, समय पर आना क्लास के अंदर, आंख कान डिजिटल बोर्ड पर। अभी भी 2 घंटे क्लास है ना, 6 बजे तक का है, तो ठीक 6 बजे तक आपको जितना समझाया गया होगा वो समझ में आ जाएगा। 2-4 क्लास जैसे ही आगे चलेंगी, उन क्लासों के आगे जाने के बाद आपको सीधा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब फंडामेंटल ड्यूटी के मान लीजिए पिछले 10 साल में यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान और यूपीएससी सीएससी एग्जाम ने जो पूछे हैं 10 साल में 8 क्वेश्चन मान लीजिए आए हैं, तो 4 से 5 नॉर्थ बेल्ट के स्टेट ले लें, पीसीएस के ले लें, और जितना फाउंडेशन बैच के अकॉर्डिंग होता है उसको ले लें। उसको लेने के बाद जैसे फंडामेंटल ड्यूटी के लास्ट 10 साल में 36 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 36 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे और 36 क्वेश्चन आपको
दे दी जाएंगे। तो 36 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन नहीं तो 25 क्वेश्चन तो आपका उसी दिन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? जैसे क्लास चलेगी वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, घर पर कर लीजिए। क्लास में प्रॉपर तरीके से अगर आप बैठेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में भी आने लगेगा, नंबर एक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप जीएस के सेकंड पेपर की बात करते हैं तो जीएस का जो सेकंड पेपर है ये बच्चे 250 नंबर का है, नंबर एक। ये सारा असाइनमेंट 250 नंबर में आता है। जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना? है ना? हाँ, तो जीएस का जो सेकंड पेपर है इसमें पॉलिटी है, आईआर है, गवर्नेंस है, जस्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है? करंट अफेयर इनमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है? जैसे पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट की जैसे अगर आप बात करते हैं तो पार्लियामेंट का जो भी क्वेश्चन बनता है कि जैसे एससी एसटी की सीटें है ना, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी, हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा, हाउ मेनी सीट्स राज्यसभा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपको करना रहेगा। तो हो सकता है कि आप पीसीएस से हो, यूपी से कितनी सीटें हैं, है ना, हाउ मेनी सीट्स इन राज्यसभा यूपी से, तो आपको बताना उस समय आपको जैसे 31 है ना, तो आपको वो चीजें आपको थोड़ा सा 5% चीजें जो रहेंगी वो भी मैं समझा दूंगा साथ के साथ, अलग से कुछ करना नहीं रहेगा। एक चीज ध्यान रखें, इन सबका करंट अपडेट तो मैं इसमें करवा दूंगा, इन सबका करंट अपडेट करा दूं, इससे आपको अलग से नहीं पढ़ना है, वरना साल भर का ना प्रेशर बढ़ जाता है। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग के लिए मैं नया हूँ, मेरे लिए आप लोग नए नहीं है। आप जैसे आप मानिए लगभग 190 बैचेस मैंने कवर करवाए हैं, 190 190 बैचेस के आसपास, मतलब 200 बैचेस मायने रखते हैं बच्चा 2012 से, है ना। तो कहने मतलब क्या है, जो आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए। देखिए थोड़ा सा अगर टाइम लग जाता है तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, कहीं तैयारी में थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है या फिर आप नहीं करें। थोड़ा सा मेहनत करके जहां जहां कमियां खामियां हैं थोड़ा सा देखिए, ब्रूसली का नाम जानते हैं आप लोग, है ना, कई मतलब वो उसका एक स्टेटमेंट वो क्या कहता है कि जो 100 फाइट मार एक पैर से एक हाथ से, जो 100 तरीके से मारता मुझे उससे डर नहीं लगता, जो एक तरीके से 100 जगह मारता मुझे उससे डर लगता है। मतलब जिसको भी एक फाइट मारता था वो कम से कम 8 फुट दूर जाके गिरता था। लास्ट फाइट उसने कहा था कि मैं नहीं करूंगा, उसकी कुछ हेल्थ इशू आ गए थे, तो एक ने उसको चुनौती दी थी कि चल मुझे करके दिखा, उसने कहा नहीं, कहता हार गया, ये है वो है। उसको उसने जो एक फाइट से एक बार में कहता वो 10 फुट बाहर जाके गिरा था। तो कहने का मतलब क्या है, 10 किताब मत पढ़िए, इतना केवल आप करिए, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। मैं एनसीईआरटी मैंने याद करके लगभग, जब फर्स्ट इंटर मतलब आप 2012 से मान लीजिए पढ़ा रहा हूँ, तो 2012 से अगर पढ़ा रहा हूँ तो 3-4 साल पढ़ा भी तो होऊंगा, है ना। तो 2012 से 26 आ गया, 26 कितने साल हो गए, 13-14 साल हो गए, 4 साल पढ़ा भी तो होगा, कितना 18 साल, 20 के आसपास एज होगी आपकी, 20-21-22 एटलीस्ट इतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत कराइए। दूसरी चीज, पढ़ रहे हैं इनकेस नहीं हुआ है तो इसमें आप ये देखिए कि क्यों नहीं हुआ है। और एक चीज और बताते हैं, पीसीएस का पेपर या यूपीएससी सीएससी का जो पेपर है, इसमें जो पीसीएस के पेपर निकलते हैं बहुत ही आसान होते हैं, और गर्ल्स के लिए तो अलग से मेरिट भी बनती है, ये ध्यान रखिएगा। और गर्ल्स में भी अगर एससी एसटी ओबीसी हैं उसका भी बनता है, जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में है तो उसकी भी अलग कैटेगरी बनती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जनरल का भी अलग बनता है। इकोनॉमिक वीकर ऑफ द सेक्शन, समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर का नाम सुना होगा आपने। तो क्रीमी लेयर का मतलब क्या रहता है बच्चे, जैसे ओबीसी के अंदर क्या होता है, आउटर बैकवर्ड क्लास, है ना, रिजर्वेशन, बट नहीं मिलता, अब नहीं मिलता है, ध्यान। हाँ, हाँ, देखिए देखिए इसमें क्या होता है, ओबीसी में क्या है बच्चे, जरा ध्यान से सुनेगा, ओबीसी को 27% सीटें रिजर्व है ना, नंबर एक। नंबर दो, यहां पर देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे ओबीसी को 27% सीटें रिजर्व हैं, नंबर एक। नंबर दो, मान लीजिए आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो क्या आप रिजर्वेशन के अंदर क्या आते हैं, आते तो हैं, लेकिन रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपके फादर की इनकम से तय होता है कि यदि आपके फादर या फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए है तो भले आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है, लेकिन आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं। और अगर आप
आपके घर के अंदर आपके पापा की इनकम साल की 8 लाख रुपए से ज्यादा है, भले आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ या फायदा या बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो इन बहुत सारी अलग अलग असाइनमेंट रहते हैं। आज से जुड़ा हूं, कहने का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। एक बार थोड़ा सा हम सही से देख लेते हैं, उसके बाद से आपको पता चल पाएगा कि कितना जीएस के सेकंड पेपर का रोल इसमें रहता है। और इस लेवल का अगर आप पढ़ लेंगे, मैं आपको बता दूं, तो स्टेट पीसीएस का लेवल आप देखिए, कई बच्चा केवल पीसीएस की तैयारी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, लेकिन आपका स्टार्टिंग पीसीएस से नहीं, यूपीएससी से करा जा रहा है। तो इसके सारे चैप्टर इसमें हैं, आप सिलेबस खोल के देख लीजिए। देख लीजिए आप अगर बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक विकास का इतिहास, दोनों में है। नेक्स्ट अगर आप बात करें पार्लियामेंट, संसद, इसमें है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा मतलब हाउस ऑफ द स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल, है ना। राज्यसभा हाउस ऑफ द स्टेट, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, है ना। समझ में आ रहा है नहीं यार? तो इसमें भी है, स्टेट में भी है। प्रेसिडेंट इसमें भी है, स्टेट में भी है। तो पूरे चैप्टर बच्चे, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बदल जाएगा कि आंध्रा अगर पेपर ले रहा है या यूपी पेपर ले रहा है तो केवल यूपी का रहेगा, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन तो वही सारे क्वेश्चन ही हैं, इक्वल रहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अगर इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप बीपीएससी हो, बिहार पीसीएस की बात करें, झारखंड की बात करें, यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, या अदर कोई भी स्टेट की आप बात करें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं अपने विषय की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, है ना, जो मैं आपको हाँ जोड़ करके पूरा मैं कवर करवा दूंगा। तो इससे क्या नाम रहेगा, आपका असाइनमेंट भी बेहतर रहेगा, क्योंकि लाइव में जो बच्चा पढ़ेगा या ऑनलाइन परचेज करता, खरीदता है, रुकता है, जुड़ता है, तो उसको पूरा असाइनमेंट वहां से मिल सके। ये बातें क्लियर हैं? तो जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे बच्चे, जीएस के सेकंड पेपर की अगर हम बात कर रहे थे, तो आप जरा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। जीएस का जो सेकंड पेपर है 250 नंबर का रहता है, नंबर एक। नंबर दो, जीएस के सेकंड पेपर में क्या क्या आता है। नंबर तीन, लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो जीएस का सबको पता होगा, दो पेपर होते हैं, एक सीसेट का होता है ना, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, दूसरा जीएस का होता है। तो जो जीएस का पेपर था उसमें 100 क्वेश्चन में से लगभग 34 या 35 क्वेश्चन आए थे, इन सबको मिला करके पीटी में आए थे, ये ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें 100 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक है, तो 100 क्वेश्चन 2 नंबर का एक है, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 200 हो गए। तो 200 में से जिसके 110 आ गए थे उसने जीएस का पेपर निकाल लिया था। आप समझ रहे हो? और अगर इसको नंबर में आप इसको तोड़ें तो 35 क्वेश्चन 2 नंबर का एक, तो 70 मार्क्स आउट ऑफ कितने में से। तो अगर आप देखें इस पेपर का इंपॉर्टेंस, अगर आप देखें तो 200 में से 70 नंबर, मतलब 50 नंबर अगर और होता तो ये 110 होता। और अगर 110 होता तो दूसरी चीज आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 110 था तो ये 110 नंबर जीएस के बच्चे का कट ऑफ था। मतलब 110 एक ऐसा स्केल था जहां पर बिल्कुल सेफ जोन में चला गया था, मतलब पीटी निकलना ही निकलना है। 110 नंबर हाईएस्ट बताए हैं, लेकिन 110 नंबर हमने बताए हैं, लेकिन आपको बता दे 100 से नीचे कट ऑफ गई थी। आप समझ रहे हैं? तो जीएस के सेकंड पेपर में ध्यान रखिएगा, आप किसी भी पेपर को देते हैं, किसी भी स्टेट का देते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो इसके सारे चैप्टर, कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर उसमें इन्वॉल्व हैं। तीसरी चीज, जितना बेहतर पढ़ेंगे उतना बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चा 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें नॉलेज नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, वो केवल ट्रैक पर चढ़ नहीं पा रहा है, अब दिक्कत यहां पर आ रही है, और जब चढ़ेगा तो टॉप 10 में ही रैंक आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। आप समझ रहे हैं नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कई बच्चे मेरे से मिलते हैं, अभी भी मैं जब आया था यहाँ से करोल बाग से, जब मैं यहाँ पर आया था तब एक रास्ते में मिला, तो नमस्ते किया, उसके बाद चलने लगा। हमने कहा क्या हुआ भैया? तो कह रहा सर हो गए हैं 3 साल 4 साल हो गए हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, चाय पीने जाते हो सुबह शाम, उसको बंद कर दो, जो 1-1 घंटा वेस्ट करते हो। चाय पीने जाएगा आदमी तो 1 घंटा, मुझे तो शुगर है, मैं तो पीता ही नहीं हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, चाय पीने जा रहे हो तुम 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, और फिर जब चाय हो जाती है तो फिर 2 घंटे, पार्लियामेंट खुद बन जाता है आदमी। तो ये सब मत करिए, अपना समय से आइए, असाइनमेंट देखिए, न्यूज सुनिए, और रील मत देखिए कुछ समय के लिए, उसको कर दीजिए।
रेल नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आपको लगा हो ऐसा, मैं मित्र आपसे बात कर रहा हूँ, ये सबसे बात कर रहा हूँ, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये रहेगा अपना आज की क्लास में। हम पॉलिटी को शुरू करेंगे बच्चा। क्या शुरू करेंगे? पॉलिटी, राज व्यवस्था, है ना, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। सिलेबस में सारे चैप्टर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक एक करके हम उसको शुरू कर लेंगे, ठीक है। और जहां जहां चेंजेस हुआ है, जहां जहां अपडेट करना है, वो भी मैं अपडेट इसके अंदर करता चला जाऊंगा। आपको करंट से अलग की लोकसभा पढ़ा दिया है ना, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा पढ़ा दिया है। अब लोकसभा ट्रेडिशनल रूप से पढ़ा दिया है, परंपरागत रूप से पढ़ा दिया है, कंजर्वेटिव विचार से पढ़ा, ऐसा नहीं रहेगा। उसको करंट से अपडेट करके पढ़ाकर फिर हम आगे जाएंगे। केवल आपको न्यूज सुननी रहेगी बस। न्यूज न्यूज का मतलब क्या है कि न्यूज का मतलब केवल हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मेंस भी तो लिखना रहेगा ना। इस पेपर के अंदर आपको न्यूज आए तो उसको स्किप कर दीजिए, इतना मैं आपको विश्वास दिला देता हूं। ये बातें क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। सिलेबस, पाठ्यक्रम, सिलेबस, सिलेबस, सबसे पहले हम शुरू करेंगे गवर्नमेंट, सरकार। इंट्रोडक्शन से रहेगा सरकार। अब ये कि गवर्नमेंट ऑर्गन्स ऑफ थ्री टाइप्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, है ना। तो वो सारी चीजें रहेगी, मैं आपको पहले सही से समझा देता हूँ, उसके बाद चलेंगे। सरकार रहेगा, उसके बाद रहेगा संविधान, उसके इसी में ये पहले इंट्रोडक्शन के अंदर रहेगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर रहेगा संविधानवाद। सरकार रहेगा कि सरकार रहेगा संविधान। हाँ बेटे, उसी में कोमा, कोमा समझते हैं ना, उस लगा के, हाँ। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना, ये रहेगा, संविधान रहेगा। आप लिखते चलिएगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, संविधान के बाद संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, संविधान, संविधानवाद, ठीक है। उसके बाद हम शुरू कर देंगे पार्लियामेंट, सीधा संसद, कि संसद, कि संसद शुरू कर देंगे। और संसद के अंदर हमें क्या पढ़ना है, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, कि संसद के अंदर क्या पढ़ना है। संसद के अंदर देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तो सबको पता है, लेकिन हम उसको तीन शब्दों में नहीं तोड़ रहे हैं। हमें जो जो पढ़ना है, मैं सारा एक एक कीवर्ड्स लिखता चला जा रहा हूं, सब स्टेजेस जितने भी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना रहेगा लोकसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, है ना, लोकसभा की संरचना। जो दूसरा पढ़ना रहेगा लोकसभा का निर्वाचन, इलेक्शन, लोकसभा का निर्वाचन। तीसरा, प्रतिनिधित्व की समानता, कि प्रतिनिधित्व की समानता, ये पढ़ना रहेगा बच्चा, है ना, प्रतिनिधित्व की समानता। हाँ, लोकसभा का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ लोकसभा, हाँ, कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चा सीटों का आवंटन, कि सीटों का आवंटन कैसे होता है, डिलिमिटेशन कमीशन, है ना, स- आवंटन, हाँ, कौन करता है, हाँ, प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व की समानता, ये रहेगा। नेक्स्ट रहेगा सीटों का आवंटन, ठीक है, कि सीटों का आवंटन रहेगा। उसके बाद जो आपको पढ़ना रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना,
राज्य सभा की संरचना, कि राज्यसभा की संरचना, ठीक है। परेशान मत होइएगा, अगर वो रहेगा तो अलग से ही पूछ लीजिएगा, ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा की संरचना ये रहेगा। उसके बाद जो आपको पढ़ना रहेगा, संसद के कार्य, वर्क ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्य, कि संसद के कार्य ये पढ़ना रहेगा, कि संसद के कार्य, ठीक है। और संसद के कार्य के अंदर, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना क्लास में जिस दिन करवा दिया जाए उसी दिन आपको 80% तक तो याद हो जाएगा। आप पूरे दिन जो विषय मर्जी पढ़िए, है ना, जो जैसे मर्जी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन में आने के बाद क्लास में आने के बाद अपना ध्यान केवल बोर्ड पर रखिए। आपको सीधा बता दें, केवल बच्चा अगर गाइडलाइन में पढ़े तो निकल जाएगा। सब्जेक्ट समझा दिया, तब भी अगर कुछ पूछना है विषय संबंधित, 15 मिनट पहले आ जाऊंगा, आप अपना डाउट क्लियर करिए, इकट्ठा मत करिए, ठीक है। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्य, और संसद के कार्यों के अंदर आपको जो पहला पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चे, विधि का निर्माण। कि विधि का निर्माण। दूसरा जो पढ़ना है, बजट, कि बजट, आर्टिकल 112 बजट। लेकिन आप सभी को पता होगा कि जो बजट है, द टर्म इज बजट नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कहने का मतलब क्या है, जो बजट शब्द है ये भारत के संविधान में बजट बजट शब्द नहीं है। आप समझ पा रहे हो? बजट की जगह आर्टिकल 112 के अंदर क्या लिखा हुआ है, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो वो सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। संसद के कार्य, है ना, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, नंबर 1, विधि का निर्माण, नंबर 2, बजट पढ़ना है, नंबर 3 जो पढ़ना है, तीसरा नंबर जो हमें पढ़ना है इसके अंदर, वो पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्लियर? संविधान संशोधन। क्या पढ़ना है बेटे? संविधान संशोधन, कि संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना। अभी तक कितने हो चुके हैं? हाँ, 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लास्ट था, है ना। 106 हो चुके हैं। 106 में से कम मोर देन 40, इतने तो मैं रटवा ही दूंगा जो मेन मेन है ना। और आप 100%, आप फर्स्ट टाइम शायद हमें देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। हाँ, आप केवल टाइम पर आ जाइएगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चाय पानी पी करके, है ना। हाँ, थोड़ी सी नहीं, आराम से पीजिए, लेकर आई है, मित्रों को ही पिलाइए। ये समझ में आ रहा है? इसके साथ साथ जो और पढ़ना रहेगा वो पढ़ना रहेगा बच्चे, इसके आगे हमें क्या पढ़ना रहेगा आपको बताते हैं। लोकसभा, ये एलएस लिख दें, समझ में आ जाएगा ना। ये पूरा लिखे, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट, पूरा लिखे, समझ में आ जाएगा ना, लोकसभा। जी जी, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां, समान
लोकसभा और राज्यसभा दोनों की समान शक्तियां। आप समझे मैंने क्या कहा? मैंने बच्चे ये कहा कि लोकसभा राज्यसभा की समान शक्तियां, कहने का मतलब क्या है, लोकसभा, लिख रहे हो बच्चा, मतलब इक्वल स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ हाउसेस। संविधान में दोनों सदनों को बराबर की शक्तियां कहाँ दी गई हैं, है ना? इक्वल स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, संसद के अंदर दोनों की समान शक्तियां। हाँ, नहीं अभी हम बताएंगे, अभी हम बताते हैं, ठीक है? तो लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ, इक्वल पावर्स दोनों की, ठीक है। नेक्स्ट, आप ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां, कि राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है पॉलिटी के अंदर, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। 2-3 क्लास जैसे भी होंगी वैसे ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी देने लग जाऊंगा, और 1-2 क्लास होते ही फिर मैं आपको मेंस का क्वेश्चन भी देने लग जाऊंगा। ये बातें समझ में आ रही हैं? तो जैसे पढ़ा दिया, घर पर जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी उसमें रहेगा, या कोई किताब बता दे उसमें से पढ़ लीजिए, या एक किताब से किसी से हम ला करके आप सभी को देते हैं, है ना? तो उससे आप पढ़ लेंगे, और इस तरीके से तैयारी करिए कि 100% निकले, ठीक है? नहीं, दिन रात ध्यान रखें, किसी भी विषय के अंदर आप देखिए, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कहने का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, सबसे कम मेहनत करने वाला व्यक्ति दुनिया का, विश्व का सबसे शक्तिशाली पैसे में आदमी है। एलोन मस्क को सब जानते हैं, कहाँ जन्म हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। सुना है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, दक्षिण अफ्रीका में जन्म हुआ, बाद में कहाँ गया, कनाडा की, है ना, सिटीजनशिप, नागरिकता ली, उसके बाद फिर अमेरिका गया। आज दुनिया का सब, मतलब 120 देशों की जीडीपी इज इक्वल टू एलन मस्क। आप समझते हैं? मतलब आप अगर सही से सोच पा रहे हैं तो आप सही से कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन केवल सोचना सोचना नहीं है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं रोज सुबह सोचता हूँ 4 बजे उठूंगा, और अलार्म भी लगाता हूँ, उठता हूँ, अलार्म बंद करके सो जाता हूँ, उठता हूँ, नो डाउट। तो कहने का मतलब क्या है, चीजों में अंतर है ना, कहने का मतलब क्या है, कथनी और करनी में अंतर ना करें, कथनी और करनी में अंतर ना करें। नंबर एक, आप देखिए सबसे ज्यादा रिक्शे वाला मेहनत करता है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है ना, और अपने से डबल डबल लोगों को रिक्शे में खींचता है, तो क्या वो सबसे पैसे वाला व्यक्ति हो गया क्या? नहीं हुआ। वहीं एक सीए है, एक अप्रूवल के लिए लेता है लाखों रुपए, नहीं ले लेता। तो कहने का मतलब क्या है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। एक बात बताइए, अगर आपको 4 किताबें 4-4 घंटे पढ़नी पड़ रही है, तो फिर टीचर क्या कर रहा है? आप यहाँ सिलेक्शन के लिए आए हैं, पढ़ाई के लिए नहीं। 10वीं 12वीं कर रखी है, आईक्यू लेवल है, आप खुद सोच के देखिए ना। एक बात बताओ, कहने का मतलब क्या, क्या कह रहे हैं आप? अब आप कंटिन्यू करिए, मतलब क्या कह रहे हैं? नहीं होगा, थोड़ा सा रुकिए, होगा। नंबर एक। नंबर दो, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो मैं कह रहा हूँ समझने की कोशिश करिए बच्चे, जो बनते हैं, अगर मैं अभी किताब खोल के भारत के संविधान में भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक संसद का प्रावधान किया गया, नहीं समझ में आया? मतलब कि पार्ट ऑफ फिफ्थ पार्ट आर्टिकल 79 to 122 add in the Indian Constitution of the Parliament, and 3 essence of the Parliament, House of the People, House of the State, and पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ऐसे बोलने लगा फिर तो बस बस पढ़ा लिए और आप समझ लिए। आप समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है कि अब चीजों को समझा रहे हैं। अब मैं आपको कहूं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो अब इसको समझाने का मतलब, अब मैं कह दूं किताब में पढ़ लेना, तो यही करने आए हो क्या? इसके अंदर अंतर क्या है ना? तो कहने का मतलब, एक कंट्री में हैव द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधान दुनिया के सभी देशों में हो सकता है, लेकिन संविधानवाद
दुनिया के सभी देशों में। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? संविधान दुनिया के सभी देशों में है, लेकिन संविधानवाद दुनिया के सभी देशों में नहीं है। क्लियर है? ए कंट्री में हैव द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरी इन अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना? तो कहने का मतलब क्या है? क्लास में टीचर का काम क्या है? अब मैं 14 साल अगर पढ़ाया हूं तो 14 साल जो आपने पढ़ाया है, तो इस चैप्टर को आपने 14 साल से पढ़ाया होगा, तो उसको 14 मिनट में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। आप समझ रहे हो? देखिए, लॉजिकल तरीके से अगर आप बात करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सर मुझे काफी समय से जानते हैं, टाइमिंग की वजह से था। मेरी करोल बाग में क्लासेस चलती हैं, मैं आपको जैसे वो रहता है, तो वहां से सर ने कहा कि आप टाइम निकाल के आ जाइए, यहाँ पर करते हैं क्लास। मैंने कहा आ जाते हैं, आने में क्या है। वहां से फिर करोल बाग से आया हूँ बिना दाना पानी खाए, 8:30 से 10:30, फिर 10:30 से 12:30। अब एक ऑप्शनल का जो था उसको स्किप करवाया, तो यहाँ पर आना पड़ा। तो कहने मतलब क्या है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अब यही सारी चीजें पढ़नी है। ये सारी चीज कैसे पढ़नी है मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। मेंस का क्वेश्चन एक दे देंगे। आप यूपी से भी अगर कोई बच्चा कहीं से भी स्टेट का है, आप यूपी में भी अगर मेंस लिखेंगे तो यूपी के 90% कापियों से ऊपर की आपकी कापी होगी, इस लेवल का रहेगा ये। तो टॉप 50 के अंदर अपने आप पहुंच जाएंगे, टॉप 20 में अपने आप पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है? और पेशेंस का मतलब ये नहीं कि 1.5 साल पेशेंस रखना है। 2 से 3 दिन जैसे ही शुरू होती है ना, चैप्टर वाइज आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है? तो राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां, स्पेसिफिक पावर ऑफ राज्यसभा, ठीक है? राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां, इसके साथ साथ लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां। ये मैं सारा ना इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, सारे एक एक हेडिंग, सब हेडिंग, सब टाइटल करके रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। उसके बाद क्या रहेगा कि आपको इससे बाहर पढ़ना ही नहीं रहेगा, और इनको एक एक करके फिर मैं शुरू कर दूंगा, इससे ज्यादा आपको देखना नहीं रहेगा। करंट अपडेट जो करना रहेगा वो मैं करंट अपडेट कर दूंगा, यहीं का यहीं कर दूंगा। समझ में आ रहा है? पीटी के 80% आपको क्लास में याद हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगभग 1500 क्वेश्चन, 1800 क्वेश्चन जितना भी होता है मैक्सिमम, मैं आपको यहाँ से फोटो स्टेट, ये जीरो फोटो स्टेट ही कहते हैं ना, हाँ, उसके रूप में मैं आपको दिलवा दूंगा। ये बातें क्लियर हो रही हैं? तो ध्यान रखिएगा। विशिष्ट शक्तियां, विशिष्ट शक्तियां। इसके बाद जो आपको पढ़ना रहेगा बच्चे, सदन की कार्यवाही, फंक्शनिंग ऑफ द हाउसेस, हिंदी में लिखे सदन की कार्यवाही। अब आपको देखो, थोड़ा थोड़ा अगर आप लोगों ने सदन की कार्यवाही हेडिंग लिख लीजिए, जब आएगा समय तो हम समझा देंगे। अब सदन की कार्यवाही में आपको सबको पता होगा 11 से 12, 12 से 1, है ना, 1 से 2, फिर 2 से 6, है ना, इस समय रहता है। 11 से 12 की अगर आप बात करेंगे तो प्रश्नकाल कहा जाता है। 12 से 1 की बात करें तो शून्यकाल कहा जाता है। 1 से 2 का लंच टाइम रहता है। 2 से 6 का समय चर्चा के लिए होता है ना? आपको समझ में आ रहा है बच्चे? कहने का मतलब क्या रहता है, सदन की कार्यवाही की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 11, है ना, 11 to 12 क्वेश्चन आवर्स होता है ना? तो क्वेश्चन आवर के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन आवर्स के अंदर होता क्या है कि मेंबर आस्क द क्वेश्चन, मिनिस्टर्स, मिनिस्टर गिव द आंसर, मेंबर, है ना? आपको समझ में आ गया? और जो 11 से 12 बजे का समय है, क्वेश्चन आवर्स जिसे कहते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन या काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, 3, ठीक है? उसमें स्टार्स क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। कुछ समझ में आ रहा है? तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और लघु अवधि वाले प्रश्न रहते हैं, ठीक है? फिर 12 से 1 शून्यकाल, 0 आवर्स रहता है। 1 से 2 लंच टाइम, और 2 से 6 बजे का जो समय होता है, जो मेकिंग या मेक द लॉ, है ना, बजट पर चर्चा, इसके लिए होता है ना? सदन कार्यवाही जब पढ़ेंगे तो इसको पूरा फुलफिल कर देंगे, ठीक है? इसके साथ साथ जो आपको और पढ़ना है बच्चे, इसके साथ साथ जो आपको और पढ़ना है, यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर आपको और क्या पढ़ना है, संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री शासन, संसदीय शासन और प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, संसदीय शासन, इसको और आसान बना दे, लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव
और राज्य विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्य की विधानसभा चुनाव, ये पढ़ना रहेगा। देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम लिखा है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट दोनों करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम जो पढ़ाएंगे आपको ध्यान रखना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना, दोनों को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। संसदीय शासन और प्रधानमंत्री, ये भी देखेंगे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, अभी देखिए बिल लाया गया था, तो ऐसा मेंस में आ सकता है। ये हमने ना जब ये पहली बार चर्चा में आया था तब से मैं इसको करवा रहा हूँ, एक बार मेंस में आया भी हुआ है कि लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा कहते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब लोकसभा में एमपी होते हैं और विधानसभा राज्य की जो असेंबली होती है ना, वहां पर एमएलए होते हैं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ ध्यान से सुनेंगे तो आपको और समझा देता हूं। यहां पर संघीय शासन, फेडरल सिस्टम, संघीय शासन और संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित यूनियन टेरिटरीज, क्लियर है। संघीय शासन और संघ शासित क्षेत्र, ये रहेगा बच्चा, ठीक है, ये पढ़ना रहेगा। इसके साथ साथ संघीय शासन, कि संघीय शासन और दिल्ली, 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 क्लियर है? एवरीबडी इज क्लियर और नॉट? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो यहां पर इसके साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे, संघीय शासन, कि संघीय शासन और गवर्नर, राज्यपाल, कि राज्यपाल, कि राज्यपाल, राज्यपाल, हाँ राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दिमाग में मत डालिएगा कि इतना बड़ा दिख रहा है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं बेटा, ये सब पार्लियामेंट के अंदर ही तो आ रहा है ना। पार्लियामेंट चैप्टर काफी बड़ा है ना, आप समझ रहे हैं। आर्टिकल 79 टू 122 तक तो इसका आर्टिकल है, और इसको यहाँ पर पॉलिटी मेंशन है। क्या मेंशन है बेटा? पॉलिटी, राज व्यवस्था प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोनों को मर्ज करवा दे रहा हूं इसके अंदर, है ना। कॉपी से बाहर नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई बच्चे? अब इसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके साथ साथ जो और पढ़ना रहेगा उसमें आपको पढ़ना रहेगा बच्चे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, कि मंत्री परिषद पढ़ना रहेगा, ठीक है। क्लियर है ना, मंत्री परिषद। अभी ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद भी काफी विस्तार से पढ़ना रहेगा, है ना। साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, मंत्री परिषद का आकार, है ना, इसी में आएगा। कैबिनेट, फिर आता है बच्चे टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, है ना। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या रहेगा, मंत्री, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर हिंदी में कहेंगे हम मंत्री परिषद के प्रकार, है ना, मंत्री परिषद के प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना, समझ रहे हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। इसके साथ साथ इसके कार्य करने के सिद्धांत कैसे हैं, तो ये सारी चीजें, साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना, उस मंत्री परिषद का आकार, तो ये 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से पहली बार मंत्री परिषद के आकार को डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो ये इसमें हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जरा ध्यान से सुनिएगा, मंत्री परिषद के बाद आपको जो नेक्स्ट पढ़ना है
ये एग्जीक्यूटिव में आ रहा है वैसे सारा, है ना। मंत्रिपरिषद के बाद आपको क्या पढ़ना रहेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। क्या पढ़ना रहेगा बच्चे? राष्ट्रपति, कि राष्ट्रपति। कि राष्ट्रपति। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति काफी बड़ा चैप्टर है ना। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगर आप समय पर आते रहेंगे ना, एक एक दिन, अगर सिलेबस का एक एक दिन हम उठाएंगे, तो सारा असाइनमेंट आप एक दिन फुलफिल कर ले जाएंगे और याद हो जाएगा 80%, पूरा याद हो जाए। अब देखो, मैं एफर्ट दे रहा हूं, अगर आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना बेटा। मैं यहाँ पर इतना कह सकता हूँ, अगर आप क्लास में आए हो तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। उसी को थोड़ा सा क्वेश्चन रहे, डेली का डेली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के अंदर आपको क्या पढ़ना है बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के अंदर आपको पढ़ना है एक निर्वाचक मंडल, कि निर्वाचक मंडल। इसके साथ साथ पढ़ना है राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे करवाया जाता है। कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का मतलब क्या है? इलेक्शन किसका। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, इलेक्शन निर्वाचन, है ना। ठीक है। इसके साथ साथ आपको और बता दिया जाए, अगर हम अगर हम राष्ट्रपति को समझें तो ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति को बेटा हम मुख्य रूप से दो रूपों में समझेंगे, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां मतलब क्या है? कार्य और शक्तियां, है ना। फंक्शन एंड पावर किसकी? प्रेसिडेंट की, है ना। तो राष्ट्रपति की शक्तियां जो रहती हैं, पहली शक्ति रहती है, ध्यान से सुनिएगा, शांतिकालीन शक्तियां। कि शांतिकालीन शक्तियां, कि शांतिकालीन शक्तियां, कि शांतिकालीन शक्तियां। और दूसरा रहेगा आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां। अब देखिए, जो शांतिकालीन शक्तियां हैं या आपातकालीन शक्तियां हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो शांतिकालीन शक्तियां रहेंगी, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है ना। तो शांत आपातकालीन के अंदर, है ना, आपातकालीन के अंदर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, है ना। नेक्स्ट आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, है ना। और अनुच्छेद नेक्स्ट 360 क्या रहेगा? वित्तीय आपातकाल, है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, इसमें ये पढ़ना रहेगा। और शांतिकालीन शक्तियों के अंदर राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है ना। क्षमादान की शक्ति क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। मतलब कार्यपालिकी पावर क्या है, कार्यपालिकी शक्ति, लेजिस्लेटिव विधायी शक्ति, क्षमादान की शक्ति और वित्तीय शक्ति, हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। देखिए, अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति में हम उनका इलेक्शन कैसे होता है, विधायी, हाँ, विधायी शक्तियां, कार्यपालिकी मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स, विधायी मतलब लेजिस्लेटिव पावर। एक बार आप सुन लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72, क्षमादान की शक्ति। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियां, कि वित्तीय शक्तियां, कि वित्तीय शक्तियां। इंट्रोडक्शन को दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है। आर्टिकल, अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो हम इमरजेंसी पावर्स में आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियों के अंदर आर्टिकल 352 पढ़ेंगे, 356 पढ़ेंगे और 360 पढ़ेंगे।
वित्तीय शक्तियां, कि वित्तीय शक्तियां। इतनी चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है। इसके साथ साथ हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चे, क्या कह रहे हो? कुछ तो कॉलेज में कितने बच्चे हैं अभी? कॉलेज में, कॉलेज पास आउट सारे हैं? कितने साल बाद? 11 साल बाद? कोई बात नहीं। अभी राजस्थान के अंदर एक लेडी का, राजस्थान या गांव की बात करें तो वहां पर मैरिज वगैरह लड़का हो या लड़की जल्दी हो जाती है। अच्छा, तो ऐसा हो जाता है राजस्थान, कहीं भी देखिए हो जाता है जल्दी। अब कहने मतलब क्या है, राजस्थान की वो महिला थी, हो गया, शादी विवाह हो गए, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, उसका राजस्थान पीसीएस में हो गया है, एसडीएम। अगर विश्वास ना हो तो जब क्लास के टाइमिंग के बाद आप सर्च मार के देखना, राजस्थान पीसीएस के अंदर एक महिला है, मतलब उसका भी हुआ है, अभी लास्ट टाइम हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए, जो बच्चा पढ़ रहा है, 1 आध साल से नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि नॉलेज की कमी है, उसको गाइडलाइन नहीं मिली, प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो मानव, ही या शी को ना बोल के हम मानव बोल रहे हैं, तो जो मानव 2 4 साल 10 साल का छोड़ा भी हुआ है, अगर पढ़ाई की है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अगर आप पढ़ भी रहे हैं, तो आपको बता दें, आपको, या जो बच्चा थोड़ा लेट हो गया किसी भी कारण, है ना, तो अगर वो लेट हो गया है तो नए बच्चे से ज्यादा कॉन्फिडेंस उसमें होता है, नंबर 1। दूसरा, इंटरव्यू पैनल में ज्यादा नंबर मिलते हैं, नंबर 2। ये बेनिफिट भी है, अगर छोड़ा है बच्चे ने तो। कहने वाला तीसरी चीज क्या है, परिस्थिति को ट्रैकल करने की, जो परिस्थिति को ट्रैकल करने की स्थिति जो रहती है, समस्या, वो ज्यादा उस मानव ने अपने ऊपर देखा है, झेला है। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या रहता है, अगर 10 में से 3 बच्चे नए नए बन जाते हैं, तो 10 में से 4 बच्चे वो भी बनते हैं जो अनुभवी हैं। 4 3 7, और 3 बच्चे वो होते हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा होता, उनका भी होता है। तो इसमें ये ना सोचिए कि हमें इतना समय हुआ है, इतना समय नहीं, बी पॉजिटिव। और अगर कोई नेगेटिव बातें भी करे तो उसके साथ दूरी बना लीजिए। देखिए, मैं आपको सही बता रहा हूँ बेटा, सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं यहाँ पर, नंबर 1 पैसा खर्च करें, नंबर 2, है ना, सोर्स लग रहा है ना, अपना लाइफ का समय दे रहे हैं, आप अपना एनर्जी दे रहे हैं। ऐसा नेगेटिव, अगर किसी के माइंड में नेगेटिविटी है, तो वो तो लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ एनर्जी वाली बात हो जाती है। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है, पढ़ते समय तत्पर रहें, अगला अटेम्प्ट निकालना है, मेहनत करिए, जो होगा आगे का आगे देख लेंगे। आज तो देखिए, पहले अपना आज सही से पढ़िए, हर दिन का टारगेट। मैं पॉलिटी आज शुरू किया हूँ, आज तो इंट्रोडक्शन ही करवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत शुरू करवा दूंगा, और अगर नहीं तो कल से शुरू करवाता हूँ, हर दिन का आपको याद हो जाएगा। जो 4 साल से बच्चा, अगर आप मानते कि आप अभी शुरू कर रहे हैं और कोई 5 साल से पढ़ रहा है, आप उससे पीछे हैं, तो पढ़ाने वाला भी तो 14 साल पुराना है। आप ये क्यों भूल गए? ये हाँ या नहीं? हाँ, मैं भी तो 14 साल पुराना हूँ, तो मुझे पता है ना कि क्या पढ़ाना है। आप समझ रहे हैं? तो कहने मतलब प्रॉपर तरीके से होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद, राष्ट्रपति मंत्री परिषद हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, संघीय शासन। अभी पिछला संघीय शासन के साथ साथ राज्यपाल, राज्यपाल या उपराज्यपाल दिल्ली था ना, यहां पर केवल संघीय शासन लिखिए, फेडरल सिस्टम लिखिए केवल। और संघीय शासन के अंदर हम मॉडल पढ़ेंगे, है ना, कनाडियाई मॉडल, अमेरिकी मॉडल, है ना, भारत का जो है फेडरेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ संघीय शासन के अंदर, संघीय शासन के बाद आप लिखिए, संघीय शासन के बाद आप लिखिए संघ राज्य संबंध, संघ राज्य
संबंध, कि संघ राज्य संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, है ना। कहने का मतलब क्या है, संघ राज्य संबंध क्लियर है ना, संघ राज्य संबंध। और संघ राज्य संबंध को भी अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे ना, तो इसमें आएगा शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, संघ राज्य संबंध के अंदर आपको क्या पढ़ना रहेगा, शक्तियों का विभाजन। पढ़ना तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वो भी है, सेपरेशन ऑफ पावर वो भी है, दोनों ही पढ़ने हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखिएगा संघ राज्य संबंधों में शक्तियों का विभाजन पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें, संघीय शासन में देखिए राज्यों का पुनर्गठन, सुना होगा नाम, राज्यों का पुनर्गठन, है ना, कौन सा राज्य कैसे बना, है ना, राज्यों का पुनर्गठन, कि राज्यों का पुनर्गठन हमें यह भी पढ़ना रहेगा, कि हमें यह भी पढ़ना रहेगा, कि हमें यह भी पढ़ना रहेगा। हाँ जी, राज्यों का पुनर्गठन, है ना, कौन सा राज्य अगर बनाना है तो कैसे बनाना है। और अभी तक आपको बता दें, 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट थे, और 14 स्टेट से अगर आप बात करेंगे आज प्रेजेंट में कितने स्टेट हैं, 28, 28 स्टेट है। तो 14 राज्य से 15वां कब बना, 16वां कब बना, 17वां कब बना, 18 डॉट 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 28 तक की जर्नी पड़ेंगे। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन ये पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको और क्या पढ़ना है, नेक्स्ट जो पढ़ना रहेगा, 73वां और 74वां, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, इम्प्लीमेंट 1993। आप केवल लिखिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन, कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन, कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ना रहेगा, जो बैकग्राउंड ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी करवा दूंगा यहाँ पर। संवैधानिक विकास का इतिहास, संवैधानिक विकास का इतिहास, ये संविधान का ही बोल दिया जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल भी बोल दिया जाता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही बोल दिया जाता है ना, तो अलग अलग नाम से इनको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो इसको देख लेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दिया जाए, जो आपको और पढ़ना रहेगा बच्चे, यहाँ पर मौलिक अधिकार, के मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद आपको जो हाँ, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डीपीएसपी पढ़ना रहेगा बच्चे, डीपीएसपी पढ़ना रहेगा बच्चे। इसके साथ साथ जो पढ़ना रहेगा फंडामेंटल ड्यूटी, क्या बेटा, फंडामेंटल ड्यूटी। अब इस हिंदी में, हिंदी हिंदी छोटा छोटा ही तो बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य लिख लेंगे ना, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत। क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा, कि संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये पढ़ना रहेगा, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये पढ़ना रहेगा।
चैप्टर क्लियर है? क्लियर है? इतना मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जितना लिखवा रहा हूँ इतना ही पढ़ना है, इसमें से ही पढ़ना है, और क्वेश्चन पूरे सिलेबस को मैं यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे रहा हूँ जो पढ़ना है, और बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर मत देखिएगा, केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो करनी रहेगी हम यहाँ पर खुद करवा देंगे। ठीक है ना? बाकी अलग जो आपके सब्जेक्ट है ना, तो उनको आप अपने हिसाब से जैसे फैकल्टी बताती है वैसे आप करिएगा। ठीक है, संविधान सभा ये रहेगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। नेक्स्ट हेडिंग न्यायपालिका, जुडिशरी, द जुडिशरी या न्यायपालिका रहेगा बच्चे, कि न्यायपालिका कि न्यायपालिका। अब न्यायपालिका के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स आपको लिखवा दिया, जैसे वक्फ बिल था, हाँ, या फिर जो भी करंट में मुद्दे उठे हुए हैं, तो जो चैप्टर हम शुरू करेंगे उस जो चैप्टर शुरू करेंगे और जो करंट का मुद्दा चल रहा होगा उसको हम उसी चैप्टर में जोड़ते चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो आपको अलग से कॉपी और नोटबुक ले करके अलग से आपको बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई एक बार हमने सिलेबस पढ़ लिया, अब एक बार हम फिर से क्या करें, अलग पूरे साल का पॉलिटी कवर करें। ऐसा नहीं रहेगा, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे वैसे जोड़ते चले जाएंगे। अभी वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी का आपने नाम सुना होगा, इस्तीफा अभी कुछ समय पहले, 6-7 महीने पहले। तो प्रेसिडेंट वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये सब जो भी रहेगा, अंतर क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में अंतर क्या है ना, पूरा चैप्टर के फॉर्म में हम आपको वो भी समझा देंगे, है ना। करंट करंट जहां जहां जो जो चैप्टर में करंट होगा उसको वैसे का वैसे रिप्रेजेंट कर देंगे और कनेक्ट कर देंगे, आपके सिलेबस से मर्ज करते हुए आगे चले आएंगे। इससे आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आएगा? अब न्यायपालिका, इसमें क्या पढ़ना है ध्यान से सुनिएगा। न्यायपालिका में सबसे पहले न्यायपालिका में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, न्यायपालिका। अब देखिए, जुडिशरी तो भारत के अंदर 6 प्रकार की है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, है ना, ट्रिब्यूनल्स, उसके बाद से सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, कितनी हो गई 4। लोक अदालतें नाम सुनी है 5। स्थानीय, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट, है ना 6, ये हो गए। लेकिन यहां पर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू एग्जाम, उसके हिसाब से यहां पर केवल सुप्रीम कोर्ट को रखा जाएगा। किसको रखा जाएगा बच्चे? सुप्रीम कोर्ट को। तो यहां ध्यान रखेंगे, ये एससी लिख रहा हूं, इसको शेड्यूल कास्ट नहीं पढ़ना है। आप समझ रहे हैं नहीं? एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, समझ रहे हैं? योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन, ठीक है। दूसरा यहां पढ़ना रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता हो गई, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की से संबंधित नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। तीसरा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नियुक्ति से संबंधित डिस्प्यूट, नियुक्ति से संबंधित विवाद, ये रहेगा। ये रहेगा बच्चे। कि नियुक्ति से संबंधित विवाद रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कोलेजियम। नेक्स्ट क्या रहेगा? कोलेजियम। न्यायपालिका में हमें जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना रहेगा कोलेजियम। राजस्थान की तो कहानी अपने आप में एक अलग ही है। राजस्थान के अंदर एक ही घर के 3 सदस्य भी बने हुए हैं। आज से 6-7 पहले, 6-7 नहीं, तभी 5 साल पुराने केस है। हस्बैंड, वाइफ और देवर, है ना।
राजस्थान के अंदर कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जो कहता है ना कि नहीं होगा, होगा, 100% होगा। 4 साल से बच्चा भले मुखर्जी नगर में पढ़ रहा है, जितना मर्जी पढ़ लिया हो, जो फैकल्टी हो 15 साल पुरानी अगर आ रही है, 14 साल वैसे हो गया, 4 साल हमने पढ़े, 18 साल तो हो गया। आपको कहाँ कहाँ से पढ़ने, वो सारे कीवर्ड्स निकाले दे रहा हूँ, इसी को समझा दूंगा, इसी की प्रैक्टिस करवा दूंगा, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। और जो पढ़ने के बाद अगर कोई पुराना बच्चा है उससे आप कंपेयर करके देखना, वो 4 साल 5 साल पुराना रहेगा, आप सिलेबस खत्म होते होते उसके पैरेलल आ जाएंगे, आप समांतर आ जाएंगे आप। कोलेजियम, अंग्रेजी में भी यही नाम है, कोलेजियम। कोलेजियम या कोलेजियम की खामियां, ऐसे भी कर सकते हैं, आगे एक हेडिंग के कोलेजियम, कोलेजियम की खामियां। नेक्स्ट जो पढ़ना रहेगा, एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। आप एनजेएसी लिख लीजिए, जब समय आएगा तो इसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। एनजेएसी, एनजेएसी की खामियां, के एनजेएसी की खामियां। और उसके बाद नेक्स्ट रहेगा कोलेजियम में सुधार, कोलेजियम में सुधार, कि कोलेजियम में सुधार, कि कोलेजियम में सुधार। एनजेएसी लिख लीजिए, जब समय आएगा तो हम एनजेएसी के सारे, एनजेएसी में भी आर्टिकल 124 ए आएगा कैपिटल, आर्टिकल 124 बी आएगा कैपिटल, आर्टिकल 124 सी आएगा कैपिटल। तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम इसको समझा देंगे, समझ में आ रहा है। कोलेजियम में सुधार। इसके बाद न्यायपालिका में आपको और क्या पढ़ना है? फंक्शन, वर्क, न्यायपालिका के कार्य, कार्य, हाँ, न्यायपालिका के, कि न्यायपालिका के कार्य। और न्यायपालिका के कार्य की अगर आप बात करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे न्यायपालिका के, अगर आप कार्यों की बात करते हैं तो इसमें जो आपको पढ़ना रहेगा, नंबर 1, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, तो इसमें फिर आपको पढ़ना पड़ेगा रिट। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चे? रिट्स, है ना। तो जो रिट है 5 प्रकार के, सबको पता होगा, को वारंटो, मेंडमस, हेबस कार्पस, है ना, प्रोहिबिशन, सर्टरी, है ना। मतलब जो 5 प्रकार के रिट रहेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप लिखे मत, अभी जब समय आएगा बताएंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकारपेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ठीक है, जब समय आएगा तो बता देंगे। इसके बाद न्यायपालिका का दूसरा कार्य हमें क्या पढ़ना है ना, संघीय विवादों का समाधान, संघीय विवादों का समाधान, हमें ये पढ़ना है बच्चे। विवादों का समाधान करती है, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, पीसीस कहते हैं ना, इससे ऊपर नहीं जाएगा, परेशान मत होना। ये तो इतना पढ़ा दे रहे हैं कि सिलेक्शन लेने के बाद दूसरे को पढ़ा दोगे। क्लियर है दोस्त, क्लियर है इतना? वॉइस क्लियर है कि नहीं ऑनलाइन में? कैसे पता चल रहा है? अच्छा, नहीं अच्छा, ये मैं अपना पढ़ाता चला जा रहा हूँ, पता चला म्यूट कर रखा हो। संघीय विवादों का समाधान। इसके साथ साथ बच्चे जो आपको और पढ़ना है, और जो पढ़ना है इसमें, जुडिशियल रिव्यू, नाम सुना होगा आपने, न्यायिक पुनराविलोकन, है ना। न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन, है बेटा। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, जांच करना, ऐसे लिख लीजिए, जांच करना। जब समय आएगा तब हम आपको इसको और बेहतर समझा देंगे, क्लियर रहेगा। न्यायिक पुनराविलोकन। इसके साथ साथ
न्यायपालिका के कार्य में 2 कार्य हो गए, 3 कार्य हो गए। न्यायपालिका के कार्यों में और कौन कौन सा कार्य रहेगा इसमें आपको बताते हैं। अपीलीय शक्तियां, कि अपीलीय शक्तियां, क्रिमिनल केसेस होते हैं, है ना, सिविल केसेस होते हैं, है ना, आर्टिकल 136। हाँ, अपीलीय न्यायालय या अपीलीय शक्तियां, अपीलीय न्यायालय। और भी कई कार्य रहेंगे, उसको हम आपको करवा देंगे। इतना आप लिख लीजिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सिटीजनशिप, नागरिकता। कौन सा रहेगा बच्चे? नागरिकता, है ना। चैप्टर नंबर 2, आर्टिकल 5 to 11, है ना। ये रहेगा, ये रहेगा, नागरिकता रहेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखवा दिया। नंबर 2 चैप्टर नागरिकता लिखवा दिया। नंबर 3 चैप्टर फंडामेंटल राइट्स लिखवा दिया। नंबर 4 चैप्टर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी लिखवा दिया। नेक्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटी 4 का वो लिखवा दिया। नेक्स्ट 5 केंद्र के संबंध वो लिखवा दिए हैं। राज्य में राज्यपाल को लिखवा दिया गया है। और इसके साथ साथ मेंस के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा यहाँ पर करवा दिया गया है, कि पूरा का पूरा आपको बता दिया गया है। सारे चैप्टर जो रहेंगे आपको एक एक करके करवा दिया जाएगा, एक एक करके करवा दिया जाएगा। कौन सा? हाँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं, उसको गवर्नेंस में रख लेंगे। ठीक है, उसको गवर्नेंस में रख लेंगे। और अगर करवाना रहेगा तो मैं यहाँ पे करवा दूंगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है। हाँ हाँ, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उतना मैं आपको बेहतर तरीके से करवा दूंगा। इतनी चीज़ें क्लियर है बच्चे? अब यहाँ तक आपको पूरा सिलेबस बता दिया गया है। और रैंकिंग वाला भी आ जाता है कई बार। सारे चैप्टर तो हमने, ट्रिब्यूनल्स भी आ जाता है, ट्रिब्यूनल गवर्नेंस, गवर्नेंस में आ जाएगा। बाकी हमने सारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह सारा चैप्टर करवा दिया है। अनुसूचियां, उसको शेड्यूल, अनुसूचियां जो है ना, उसको लिख लीजिए। अनुसूचियां, शेड्यूल के अनुसूचियां, के अनुसूचियां। 10 मिनट लगेगा इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाने के लिए। पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, तो करवा देंगे, आप परेशान ना हो। और भी जो करंट अपडेटेड रहेगा वो सारा करवाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हम पढ़ रहे हैं, कोई करंट में आ रहा है। 3 इडियट वाले मास्टर देखिए कितने बीमार पड़ गए हैं, वांगशो वांगड़ो। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? 3 इडियट इन्हीं के ऊपर तो बनाई गई थी, न्यूज़ सुनते होंगे। हाँ, तो इन्हीं के ऊपर बनाई गई थी। और आज देखिए कैसी स्थिति है। हाँ, जबरदस्ती उठा के ले गए, वो कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, उनको जबरदस्ती उठा के ले जाएगा। हाँ, कंटिन्यू करो। कैसे 20 दिन? पॉटी श्री रामल्लू तो 56 दिन के बाद। अच्छा, ये सब मूवी देख करके बोल रहा है क्या कोई? नहीं। हाँ 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 हाँ, और क्या। आप ये देखिए कि स्कूल कितने सारे, आप ये देखिए पेपर लीक होना क्या सही है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। नहीं, गलत। देखिए, ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी के अंदर होनी भी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी किस लिए लाई गई, है ना। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भारत के संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान में क्यों किया गया? बेटा, इसीलिए, इसीलिए किया गया कि हर व्यक्ति को राइट्स मिल सके। अभी इसी को हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, है ना। इसको अभी हम उस पर अप्लाई करके दिखाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये मेन मेन सारा सिलेबस हमने बता दिया है। और इसी के इर्द गिर्द अगर 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं तो 8 9 इसी में से आते हैं। बच्चे, ना फंडामेंटल राइट्स बदलेगा, ना फंडामेंटल ड्यूटी बदलेगा, ना डीपीएसपी बदलेगा, ना प्रेसिडेंट बदलते हैं।
हाँ, पद थोड़ी बदल जाएगा, है ना? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। हाँ, नाम चेंज हो जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस लिखवा दिया गया, कि पूरा का पूरा सिलेबस लिखवा दिया गया बच्चे। गवर्नमेंट से हम शुरू करने जा रहे हैं, सरकार से हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। और मैं आपको फिर से बच्चे ये बता रहा हूं कि जब हम पढ़ेंगे और पढ़ते, पढ़ाई के दौरान, है ना, पढ़ाई के दौरान जो करंट का विषय होगा मैं उसको वहीं का वहीं करवा दूंगा। क्लियर हो जाएगा इतना? ठीक है। सरकार, की सरकार, की सरकार की हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे कि एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट, है ना? तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है ना? स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? हम इन सबको पढ़ेंगे। हमें पता है कि विश्व में जितना भी देश है, हर देश को सरकार की आवश्यकता पड़ती है ना? तो सरकार के स्तर क्या होंगे, सरकार कितने प्रकार की होंगी, ये सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक ठीक है। सरकार की हम बात करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ध्यान सुनेगा, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में सरकार को तीन रूपों में बांटा गया है। ठीक है। नंबर एक, भारत के संविधान में सरकार के तीन अंग बताए गए हैं। विधायिका, नेक्स्ट कार्यपालिका, और लास्ट इज द जुडिशरी, न्यायपालिका की न्यायपालिका। हाँ बच्चे, लेजिस्लेचर, विधायिका, नेक्स्ट कार्यपालिका, एंड लास्ट न्यायपालिका। गवर्नमेंट्स के थ्री पार्ट्स रहते हैं, इनके ऑर्गन्स के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। क्लियर? यस या नो? ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना? सरकार, बच्चा ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान में सरकार के तीन अंग बताए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, मतलब मास्टर को गुड कह रही हैं। ओ माय गॉड, इतना खाली होगा? नहीं 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 बच्चे, नहीं है ना, आर्टिकल 19 में है। अरे कहीं कुछ नहीं, बच्चे का कॉन्फिडेंस क्लास में पढ़ रहा है तो उसको समझ में आएगा तो बच्चा बोलेगा ही, और होना भी चाहिए। वांगशु वांगड़ू के पक्ष में है क्लास। यस। तो विधायिका, विधायिका, अब अगर हम विधायिका की बात करते हैं, व्हाट इज अ लेजिस्लेचर, विधायिका क्या है, विधायिका क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विधायिका क्या है बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा और राज्यसभा का मिला हुआ रूप विधायिका कहलाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। मतलब विधायिका, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्वेश्चन पर डिपेंड, देखिए आपको क्या आता है, मुझे क्या आता है, इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि क्वेश्चन क्या है। आप समझ रहे हैं? मैंने ये नहीं पूछा कि विधायिका का कार्य क्या है, मैंने आपसे पूछा विधायिका क्या है ना? व्हाट इज द लेजिस्लेचर। तो विधायिका क्या है? हाउस ऑफ द स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल का जो मर्जिंग रूप होगा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त रूप विधायिका कहलाती है। क्लियर हो जाएगा? नंबर एक। नंबर दो, अगर आप विधायिका की बात करते हैं, विधायिका की बात करते हैं, तो विधायिका ये है, विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना। किसका बच्चे? विधि का क्या करना बेटा? हाँ, मेक लॉस। क्लियर हो रहा है? विधि का निर्माण करना, ये किसका काम है बच्चा? विधायिका का काम है।
ठीक है, लेजिस्लेचर का काम है। इसके साथ साथ ध्यान से सुनिएगा, विधायिका का दूसरा काम क्या है? विधायिका का दूसरा मुख्य काम क्या है? संविधान में संशोधन करना। क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बताऊं एक बात। देखिए, मेरी एक आदत ये क्या है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस में ले करके बच्चे का मनोबल बना रहे हर दिन। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास हमारी पहली क्लास से शुरू हो रही है और लास्ट क्लास एक दिन आएगी जब मैं आपसे कहूँ कि आज पॉलिटी खत्म होने वाला है। तो इसका फर्स्ट एंड लास्ट डे के बीच में जो अंतर आ रहा है ना बेटा, ध्यान रखिएगा, हर दिन आप पढ़ते चले जाइए। क्लास में टाइम पर आइए, 80% वैसे ही समझ में आ जाएगा, 20% रिवीजन से कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस अपने आप करते रहिए और डेली करते रहिए कि अगली बार एग्जाम निकल जाए। क्लियर है? विधायिका का काम क्या है? विधि का निर्माण करना। जितनी भी हिंदुस्तान में, भारत के अंदर विधि बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा मिलके बनाती है। ठीक है, विधि का निर्माण करना नंबर 1। और नंबर 2, विधायिका का दूसरा काम क्या है? संविधान में संशोधन करना। कहां पर बच्चे? संविधान में क्या करना बेटा? संशोधन करना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी अगर करना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बराबर की भूमिका होती है। ये आपको दो स्टेटमेंट समझ में आए? ठीक है। विधायिका, देखिए बोर्ड पर, देखिए बोर्ड पर, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त रूप विधायिका है। विधायिका का काम क्या है? विधि का निर्माण करना और संविधान में फेरबदल करना या संशोधन करना। क्लियर हो जाएगा, है ना? मेक अ लॉ या मेक आर लॉस, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना, बोथ आर इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, एंड नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, कार्यपालिका की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बताया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज पॉलिटिशियन एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, है ना? तो कहने का मतलब क्या है, कार्यपालिका की अगर आप बात करेंगे तो कार्यपालिका को भारत के संविधान में 2 तरीके से बांटा जा सकता है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, अब यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, विधायिका ने बेटा विधि का निर्माण कर दिया, अब विधि तो बन गई, अब विधि को लागू कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव लागू करवाएगी। कार्यपालिका विधि को, ध्यान रखिएगा, इम्प्लीमेंशन ऑफ लॉ, है ना, कहने मतलब क्या है, विधि को लागू करवाने का कार्य किसका होता है दोस्तों? कार्यपालिका का होता है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, कार्यपालिका का दूसरा कार्य क्या होता है? कार्यपालिका का दूसरा काम क्या होता है बच्चा? नीतियों का निर्माण करना। किसका बेटा? नीतियों का क्या करना बेटा? निर्माण करना। स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, जितनी योजनाएं आती है ना, पॉलिसीज आती हैं, तो पॉलिसीज कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव बनाती है। ये बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? तो कहने मतलब देखिए, यहां पर विधि बना रही है लेजिस्लेचर, यहां पर नीतियां पॉलिसीज बना रही है एग्जीक्यूटिव। ये याद रखिएगा, यहां विधि का निर्माण विधायिका कर रही है, यहां पर नीतियों का निर्माण कार्यपालिका कर रही है। ये बातें क्लियर हो रही हैं? अब इसी के साथ साथ जरा ध्यान से सुनेंगे आप थोड़ा सा और। कार्यपालिका की यदि आप बात करेंगे, कि अगर आप कार्यपालिका की बात करेंगे बच्चे, तो कार्यपालिका को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं बच्चे? 2 भागों में बांट सकते हैं। क्लियर है? पहला रहता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, स्थायी कार्यपालिका। कि पहला होता है बच्चा स्थायी कार्यपालिका और दूसरा होता है अस्थायी कार्यपालिका। दूसरा क्या होता है बेटा? अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका, क्या अस्थायी कार्यपालिका, है ना? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, अस्थायी कार्यपालिका, है ना? समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, कार्यपालिका को कितने भागों में बांटते हैं हम? 2 भागों में। पहला
स्थायी कार्यपालिका और दूसरा अस्थायी कार्यपालिका। क्लियर हो जाएगा। स्थायी कार्यपालिका को ही हम प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। ये प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। ठीक है। स्थायी कार्यपालिका को मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्या कह रहे हो बच्चे? ठीक है। और अस्थायी कार्यपालिका को हम राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। कौन सी कार्यपालिका? राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो स्थायी कार्यपालिका है दोस्तों, बोर्ड पर देखना, जो स्थायी कार्यपालिका है या प्रशासनिक कार्यपालिका है, देखिए आप एम लक्ष्मीकांत पुस्तक लेते होंगे या कोई भी पुस्तक लेते होंगे तो उसमें सबसे पहले ना IAS ही लिखा होता है, फिर IPS लिखा होता है, फिर IFS लिखा होता है, फिर केजरीवाल रिवेन्यू सर्विस IRS लिखा होता है, डॉट 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 डॉट, है ना। IAS ही क्यों लिखा होता है? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जो प्रशासनिक नौकरी है, सबसे बड़ी जो प्रशासनिक नौकरी है भारत में, वो कौन सी है? IAS की है, इसलिए किताबों में IAS से शुरू होता है। क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि अगर आप बात करेंगे बच्चे, देखिए स्थायी का, देखिए कार्यपालिका को हम दो भागों में बांटते हैं, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका को हम कहते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका को हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। बोर्ड पर देखो दोस्तों, स्थायी कार्यपालिका के अंदर हम IAS, IPS, IFS, IRS, है ना, इनको हम रख सकते हैं या आते हैं। दूसरी चीज, अब ये आते हैं और भी कोई आते हैं क्या? ध्यान रखना, जितने भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जितने भी सरकारी सेवाओं के अंदर, जितने भी सरकारी सेवाओं के अंदर जितने भी व्यक्ति चयनित होते हैं, दीज आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब क्या है? वो सभी स्थायी कार्यपालिका के अंदर आएंगे। अगर नहीं समझ में आए फिर से ध्यान से सुनिएगा, पहले समझने की कोशिश करिएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई, स्कूल का टीचर है तो स्थायी कार्यपालिका में, रेलवे में है स्थायी कार्यपालिका में है, सरकारी रोडवेज में है, सरकारी बैंक में है स्थायी कार्यपालिका, पुलिस में है स्थायी कार्यपालिका, है ना। तो ध्यान रखना, कहने मतलब क्या है, स्थायी कार्यपालिका का मतलब क्या है, इसीलिए तो इसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है ना। तो कहने मतलब क्या है, सरकारी सेवाओं में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी या एम्प्लॉय हैं, वो क्या है बच्चे? स्थायी कार्य है बेटा। संविदा, संविदा क्या होता है बेटे? हाँ, ध्यान से सुनिएगा, जो संविदा रहते हैं बच्चे, कहने का मतलब क्या है, यहां पर देखिए संविदा का मतलब क्या होता है, जो रूल बनाए गए हैं, है ना। अब रूल किसने बनाए? स्टेट ने बनाए हैं। अब फिर यहीं से एक नया क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। थोड़ा सा रुकिए, अभी हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, इसमें परेशान मत होइए। इसमें केवल इतना ध्यान रखिएगा कि जो सरकारी सेवाओं में है, अर्ध सरकारी भी होंगे तो गवर्नमेंट से मान्यता तो होगी बच्चे, यस या नो? हाँ, हाँ या नहीं? और अगर मान्यता है तो विस्थाई है, मान्यता होगी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। स्थायी, अस्थायी को हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। और ये जो राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे गवर्नर हैं, है ना, चाहे CM हैं, कोई भी रहे, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए रहते हैं, 5 साल के लिए रहते हैं, ये रहेगा। ठीक है। ये आपको कार्यपालिका समझ में आया, विधायिका समझ में आया। अब नेक्स्ट द जुडिशरी, न्यायपालिका की अगर आप बात करते हैं, कि न्यायपालिका की अगर आप बात करते हैं, मैं बच्चे दोस्तों आपको ना विस्तार से समझा दे रहा हूं, इतना आएगा नहीं, इतना आएगा नहीं, लेकिन इतना आप कर लीजिए कि टॉप 20 के अंदर रैंक बैठ जाए जा करके। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम सबको समझा पा रहे हैं, है कि नहीं?
अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कलर दिख रहा है ना, कलर दिख रहा है ना, ठीक है। अब कहने क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, कलरफुल दिख रहा है, ठीक है। अब न्यायपालिका के काम क्या हैं? न्यायपालिका के काम क्या हैं? ध्यान सुनेगा। नंबर एक, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। मौलिक अधिकारों की क्या करना बच्चा? रक्षा करना, पहला कार्य। न्यायपालिका का दूसरा कार्य क्या है? संघीय विवादों का समाधान करना। संघीय विवादों का समाधान करना। न्यायपालिका का अगला काम क्या है बच्चा? सरकार के कार्यों की जांच करना। सरकार के कार्यों की जांच करना का समाधान, है ना। अभी ना हम सबको विस्तार से पढ़ेंगे दोस्त, नेक्स्ट क्लास तक आते आते, ठीक है। फेडरल, फेडरेशन, संघीय। हालांकि फेडरल, यूनिफेडरल, क्वासी फेडरल, है ना, इसमें भी अंतर है। सरकार के कार्यों की जांच करना, नेक्स्ट न्यायपालिका के कार्यों के, है ना। हाँ, ठीक है। संघीय विवादों का समाधान करना, सरकार के कार्यों की जांच करना, यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चा। नेक्स्ट, इसके बाद हम आपको और बता दें बच्चा, जरा ध्यान से सुनना। संविधान को डिफाइन करना, संविधान की व्याख्या करना। किसकी व्याख्या बच्चे? संविधान की व्याख्या करने का भी कार्य कौन करती है बच्चा? न्यायपाल, सुप्रीम कोर्ट करती है। मतलब देखिए, जैसे मेरा काम क्या है? पढ़ाना है, लिखवाना है ना, समझाना है, बताना है ना। जब तक मैं टीचर क्लास में हूँ, क्लास के बाद गया तो इसके बाद मम्मी क्या कहेंगे? फोर्थ फ्लोर है मेरा, जब आज पहले नहीं, जब पहुंच जाऊंगा, बेटा आ गया, हाँ, जा बेटा चीनी भी लिया। अरे 4 मंजिल लिफ्ट काम नहीं कर रही है, 4 मंजिल जाने इतनी गर्मी में हालत खराब कर देता है। तो वैसे ही न्यायपालिका के कार्य, एक कार्य ये है, एक कार्य ये है, एक कार्य ये है, एक कार्य ये है। समझ में आ रहा बच्चे? कहने मतलब क्या, न्यायपालिका के अलग अलग कार्य हैं जो अलग अलग समय पर करती है। क्लियर हो जाएगा इतना? इतनी चीजें समझ में आ जाएंगी ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ये हमने इंट्रोडक्शन गवर्नमेंट का दे दिया कि सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। विधायिका हम किसे कहते हैं बेटा? बोर्ड पर ध्यान दो। विधायिका हम किसे कहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त रूप विधायिका कहलाता है। विधायिका काम क्या होता है? विधि का निर्माण करना और संविधान में संशोधन करना, ठीक है। इसके बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका काम क्या है? जो विधायिका ने विधि बनाई है उनको पूरे हिंदुस्तान में लागू करवाई जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, नीतियों का भी निर्माण करती है कार्यपालिका। ये बातें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक स्थायी कार्यपालिका, दूसरा अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका को प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं और अस्थायी कार्यपालिका को हम राजनीतिक कार्यपालिका की संज्ञा देते हैं। क्लियर है? इसी के साथ साथ ध्यान रखें, स्थायी कार्यपालिका हम किसे कहते हैं? सरकारी सेवाओं, चाहे केंद्र की सरकारी सेवाएं हैं, चाहे राज्य की सरकारी सेवाएं हैं, कोई भी, है ना। अगर आप टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर आप बात करें, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, स्थानीय सरकारें, सुशासन। तो कहने का मतलब क्या है? सरकारी क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स माने जाएंगे। ये क्लियर हो जाएगा। अस्थायी कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है। इसमें जितने भी एमपी एमएलए रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, है ना, गवर्नर रहते हैं, वो सब इसमें आते हैं। न्यायपालिका की अगर आप बात करेंगे, तो न्यायपालिका की अगर आप दोस्तों बात करेंगे, तो न्यायपालिका के मौलिक, न्यायपालिका का काम क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, विवादों का समाधान करना, सरकार के कार्यों की जांच करना, इसी को
जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। इसको हमने आसान भाषा में लिख दिया है, जब हम पढ़ेंगे आगे तो इसको हम बेहतर तरीके से डिफाइन करेंगे। और संविधान की रक्षा करना या संविधान की व्याख्या करना। ये बातें क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान और संविधानवाद। अच्छा, इसको पहले कीवर्ड्स के रूप में लिखवा दें, छोटा सा लिख लीजिए, क्योंकि फिर जो प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, और उसको आप पर डे एक रिवीजन मार लेना। ठीक है, लिखो, हेडिंग लिखो सरकार, सरकार लिखिए, सरकार लिखिए, गवर्नमेंट, लिखो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ऐसे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। हाँ, ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सरकार के तीनों अंगों जहां पर सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को भारतीय संविधान में भार न्यायपालिका को भारतीय संविधान में न्यायपालिका को भारतीय संविधान में बराबर का दर्जा दिया गया है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन legislature, the executive and the judiciary are equal status। लिख लिया आप लोगों ने, कोमा, संविधान में किसी भी अंग को सर्वोच्चता प्रदान नहीं की गई है। संविधान में किसी भी अंग को सर्वोच्चता प्रदान नहीं की गई है। हम नेक्स्ट सेशन टुमारो विल बी स्टार्ट 4 o'clock इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, आप सभी को मेरा नमस्कार। कल ठीक समय पर हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में तो आ ही गया।